चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हमने कल बात की थी प्रजामंडल के बारे में। कल हमारी जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी प्रजामंडल के बारे में। तो प्रजामंडल में हमने देखा था जन जागृति कैसे हुई, कि प्रजामंडल में किस प्रकार से जो है जन जागृति होती है। उसके अलावा हमने थोड़ी बहुत बेसिक बातें जो है जानी थी प्रजामंडल के बारे में। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट पर जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, हमारे जो सेकंड पार्ट है प्रजामंडल का, उसमें हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान के प्रजामंडल है उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जो प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वह 3 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है? तो 3 चरणों में जो है प्रजामंडल की स्थापना होती है। इसके अलावा आपको जो है ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रजामंडल है उसका पहला चरण 1927 से लेकर के 1927 से पहले तक का माना जाता है। इसके अलावा जो सेकंड चरण है वो 1927 से 1938 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसके अलावा जो तीसरा चरण है 1938 से 1949 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वह 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में? 3 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रजामंडल का जो पहला चरण है 1927 से पहले का जो चरण है वह सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर क्या था? केंद्रित था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो पहला चरण था वह किस पर केंद्रित था? तो सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर क्या था? केंद्रित था। ठीक है, और दूसरे चरण की बात करें हम 1927 से 1938 वाले की, तो यह ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस की इसमें क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य वो मुख्य ध्येय क्या है? ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस की क्या हुई थी? इसमें स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सेकंड चरण की बात है। इसके अलावा तीसरे चरण की यदि हम बात करें तो तीसरे चरण की जो स्थापना 1938 से 1949 के मध्य मानी जाती है। और इसमें सबसे मेन बात यह है दोस्तों, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इसमें कौन सा हुआ था? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन होता है। ठीक है, तो तीनों चरण आपको ध्यान रखने हैं। तीनों चरणों की मेन बात है दोस्तों, इनको आपको ध्यान रखना है, भूलिएगा नहीं। और तीनों चरण कब कब होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करें दोस्तों। नेक्स्ट 1938 ईस्वी में 1938 ईस्वी के बाद ही विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल या प्रजा परिषदों की क्या होती है दोस्तों? स्थापना होती है। हरिपुरा जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उसके बाद ही क्या होती है दोस्तों? प्रजामंडल या प्रजा परिषदों की क्या होती है? स्थापना होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। दोस्तों, हम बात करें जोधपुर में जन आंदोलन के बारे में। तो जोधपुर में जो जल आंदोलन होता है वो है राजस्थान का सर्वप्रथम जन आंदोलन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो जोधपुर से प्रारंभ होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जोधपुर में जो लोगों द्वारा जो आंदोलन किया जाता है वह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होता है? तो जोधपुर से प्रारंभ होता है। राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर से प्रारंभ होता है। तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि जोधपुर का जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर से प्रारंभ होता है। ठीक है, राजस्थान का जो जन आंदोलन है कहाँ से प्रारंभ होता है? तो जोधपुर से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले आपको यही बात ध्यान रखनी है। जनवरी 1938 को सुभाष चंद्र बोस जो है जोधपुर आते हैं तथा लोगों को त्याग एवं बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए क्या करते हैं? आह्वान करते हैं। सेकंड महायुद्ध में देशी राज्यों से परामर्श किए बिना ही देशी राज्यों को अंग्रेजों ने युद्ध में धकेल दिया। यानी कि दोस्तों, देशी राज्य से परामर्श लिए बिना ही देशी राज्यों को क्या कर दिया जाता है? युद्ध में धकेल दिया जाता है। मारवाड़ लोक परिषद में इसके विरोध में आवाज़ उठाई जाती है। तो जयनारायण व्यास ने परिषद से क्या दे दिया दोस्तों? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, 29 मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। गैर कानूनी क्या कर दिया जाता है दोस्तों? गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। और नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। और नेताओं को क्या कर दिया जाता है दोस्तों? जेल में डाल दिया जाता है। यानी कि मारवाड़ लोक परिषद के विरोध में क्या की जाती है दोस्तों? आवाज़ उठाई जाती है। और आवाज़ उठाने पर जयनारायण व्यास जो परिषद से इस्तीफा दे देते हैं। और 29 मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद को सरकार द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है और नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। छात्रों ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। तो आपको यह ध्यान रखना है कि छात्रों ने भी इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इनमें प्रमुख थे
इनका नाम याद रखना है आपको, जगदीश लाल, जोरावर मल और मदन लाल। कौन कौन? जगदीश लाल, जोरावर मल और मदन लाल। इन्होंने छात्रों को स्कूल जाने से रोका, इन्होंने छात्रों को स्कूल जाने से रोका और उन्हें परीक्षा न देने का अनुरोध किया, और उन्हें परीक्षा न देने का क्या किया दोस्तों? अनुरोध किया। तो आपको ये सारी बातें जो है मारवाड़ के जो संदर्भ में या फिर जोधपुर के संदर्भ में आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों। 18 अगस्त 1942 को 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे डिटेक्टर, कितने? छठे डिटेक्टर फूलचंद बाफनी, सातवें डिटेक्टर शिवदयाल दवे जो कहाँ के थे? नागौर के, और आठवें डिटेक्टर तुलसीदास राठी, ठीक है। तो आपको ये डिटेक्टर तीनों के तीनों डिटेक्टर आपको ध्यान रखने हैं। छठा डिटेक्टर, सातवां डिटेक्टर और आठवां डिटेक्टर। छठा डिटेक्टर फूलचंद बाफना, सातवां डिटेक्टर शिवदयाल दवे और आठवां डिटेक्टर तुलसीदास राठी, ठीक है। 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे डिटेक्टर फूलचंद बाफना, सातवें डिटेक्टर शिवदयाल दवे और आठवें जो डिटेक्टर है तुलसीदास राठी, ठीक है। इन्होंने एक ही दिन लोक परिषद के तीनों डिटेक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये तीनों डिटेक्टर है, इनको जो है लोक परिषद के जो तीनों डिटेक्टर है इनको क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। कब की बात है दोस्तों ये? तो यह बात है दोस्तों 18 अगस्त 1942 की। कब की बात है? 18 अगस्त 1942 की यह बात है। मारवाड़ की स्त्रियों ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो मारवाड़ की स्त्रियाँ थी यानी कि औरतें थी, उन्होंने भी इस आंदोलन में क्या दिया दोस्तों? महत्वपूर्ण योगदान देती है। और 18 अगस्त 1942 को 5 स्त्रियों ने स्कूली छात्रों के साथ मिलकर, जो स्कूल के छात्र थे उनके साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी यानी कि अंग्रेजों के जो विरोधी क्या लगाए? नारे लगाए। अंग्रेजों के विरोध में क्या लगाए दोस्तों? नारे लगाए गए। और पुलिस को रोकने हेतु सड़क पर लेट गई, ठीक है दोस्तों। पुलिस ने भी क्या किया? लाठीचार्ज किया और उनको रोकने हेतु सड़क पर क्या हो गई? महिलाएं भी जो है सड़क पर लेट गई। पुलिस को भला बुरा कहा, पत्थर फेंके। इसमें कौन कौन शामिल थी? तो रमा देवी थी, इसके अलावा कृष्णा कुमारी थी, अचलेश्वर की पत्नी थी, दयावती रामचंद्र पालीवाल की पत्नी थी, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, दयावती रामचंद्र पालीवाल की पत्नी थी, ठीक है। तो ये जो आपको ये महिलाएं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इससे पूर्व उन्होंने सर प्रताप स्कूल, पुष्टिकर स्कूल, सरदार हाई स्कूल में धरना देने का प्रयास किया। यानी कि महिलाओं और जो बच्चे थे स्कूल के, उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया? उन्होंने जो है सर प्रताप स्कूल, पुष्टिकर स्कूल और सरदार हाई स्कूल में धरना देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और फिर बाद में जो है वो सड़क पर क्या करते हैं? पुलिस को रोकने हेतु सड़क पर लेट जाते हैं, ठीक है। और पुलिस को भला बुरा भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं। 22 सितंबर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी क्या गाए? गीत गाए। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो मारवाड़ था, मारवाड़ में जन आंदोलन के समय जो उत्तरदायी शासन संबंधी गीत किस किस ने गाए? तो वह गाए दोस्तों सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर के द्वारा वह गीत गाए जाते हैं। आर्य समाज कन्या पाठशाला की प्रधानाध्यापिका ने भी इस सभा में एक जोशीला भाषण दिया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आर्य समाज कन्या पाठशाला की एक प्रधानाध्यापिका थी, उसने भी इस सभा में एक जोशीला भाषण दिया, ठीक है। यानी कि एक जोरदार भाषण दिया या फिर एक अच्छा भाषण दिया। सार्वजनिक मांग पर जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की जाती है। सार्वजनिक मांग पर जो है जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की क्या की जाती है? स्थापना। तो कब की जाती है? तो 1944 में की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना कब की जाती है? तो 1944 में की जाती है। अक्टूबर 1946 को डाबड़ा कांड होता है। तो ये भी ध्यान रखना है, डाबड़ा कांड कहाँ होता है? तो जोधपुर में होता है। कब होता है? तो 1946 में होता है। कब होता है? अक्टूबर 1946 में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। जून 1947 महाराजा उम्मेद सिंह का देहांत हो जाता है। जो
ठीक है। महाराजा उम्मेद सिंह का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है तथा नया उत्तराधिकारी हनुमंत सिंह बन जाता है। ठीक है, जो मारवाड़ का शासक था उम्मेद सिंह, उनका देहांत हो जाता है और जो नया उत्तराधिकारी इनके बन जाते हैं हनुमंत सिंह, तथा नए राजा ने पीएम वेंकटाचार्य को हटाकर हटा करके 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने बीपी मेनन को जोधपुर भेजा और समझाने पर राजा ने वस्तु स्थिति को क्या किया दोस्तों, समझा। और 1948 ईस्वी में जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल का क्या हुआ, निर्माण हुआ और मार्च 1949 में जोधपुर बृहत राजस्थान में विलीन हो जाता है। ठीक है, तो जोधपुर की जो बातें हैं दोस्तों यहाँ तक थी। तो आपको ये सारी बातें हैं जितनी भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बीकानेर में जन आंदोलन। क्या दोस्तों, बीकानेर में जन आंदोलन। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह एक प्रगतिशील शासक थे। क्या थे दोस्तों, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह एक प्रगतिशील शासक थे। इन्होंने अपनी योग्यता से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। उन्होंने राज्य में व्यवस्थापिका, हाई कोर्ट, नगर पालिकाओं का निर्माण कर सुधारक की भूमिका अदा की, परंतु जन आंदोलन को उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति से दबा दिया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो गंगा सिंह थे वो क्या थे, अंग्रेजों का समर्थन करता थे, इसलिए इन्होंने जो है दोस्तों जन आंदोलन की जितनी भी साम दाम दंड दे भेद की जो नीति अपनाई थी लोगों ने, उसको क्या की थी, दबा दी थी। ठीक है, हालांकि इन्होंने काम अच्छे किए थे, व्यवस्थापिका का निर्माण भी किया था, हाई कोर्ट का निर्माण किया था, नगर पालिकाओं का निर्माण भी किया था और इनको जो अंतर्राष्ट्रीय की ख्याति भी क्या थी, प्राप्त थी। ठीक है, बीकानेर में दोस्तों जन जागृति लाने वालों में चूरू के, आपसे ये क्वेश्चन यदि पूछा जाए दोस्तों कि बीकानेर में जन जागृति लाने वालों में चूरू के स्वामी गोपाल दास सर्वप्रथम थे। तो आपको यह ध्यान रखना है, भूलेगा नहीं कि बीकानेर में जन जागृति लाने वालों में चूरू के स्वामी गोपाल दास क्या थे, सर्वप्रथम। यानी कि बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति कौन लाए थे, तो स्वामी गोपाल दास लाए थे, जो कहाँ के, चूरू के थे। इसके अलावा यदि हम बात करें षड्यंत्र, बीकानेर षड्यंत्र केस में इन्हें तथा इनके 8 साथी को फंसा दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है और बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। ठीक है, जो स्वामी गोपाल दास है, इनको बीकानेर षड्यंत्र केस में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है और इनके 8 साथियों को भी फंसा दिया जाता है और जेल में इनको डाल दिया जाता है और इनको घोर यातनाएं दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। इस आतंक के कारण दोस्तों मंगाराम वैद्य जो बीकानेर का, और मंगाराम वैद्य कहाँ के, बीकानेर के हैं। ठीक है, बीकानेर के हैं। तो मंगाराम वैद्य ने कलकत्ता जाकर क्या की दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। तो आपको यह ध्यान रखना है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की जाती है, सर्वप्रथम तो वह की जाती है कोलकाता में। कहाँ की जाती है, कलकत्ता में जो है बीकानेर प्रजामंडल की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कहाँ की जाती है, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की जाती है, तो कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। 1943 ईस्वी में गंगा सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है और जो नए शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं, तो वह बनते हैं शार्दुल सिंह। कौन बनते हैं, शार्दुल सिंह। गंगा सिंह के बाद में शार्दुल सिंह। ठीक है, 1947 ईस्वी में बीकानेर एक्ट पास कर 1947 में बीकानेर एक्ट पास कर द्विसदनीय व्यवस्थापिका और राज्यसभा तथा धारासभा की स्थापना की। यानी कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका जिसमें राज्यसभा और धारासभा की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, तो शार्दुल सिंह के द्वारा। बीकानेर एक्ट पास करके द्विसदनीय व्यवस्थापिका में राज्यसभा तथा धारासभा की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। ठीक है, तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका का जो संबंध है वह किस प्रजामंडल से है, तो वह हो जाएगा अपना बीकानेर से। किससे हो जाएगा, बीकानेर से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक तो कौन सी सभा थी, तो राज्यसभा, एक थी धारासभा। ठीक है, इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग व हाई कोर्ट का भी गठन किया गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, लोक सेवा आयोग का गठन और हाई कोर्ट का भी गठन किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, बीकानेर में। जनता को कतिपय मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए थे और जनता को क्या दिए गए, मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए थे बीकानेर जो है प्रजामंडल के द्वारा। अप्रैल 1947 में बीकानेर ने
केंद्रीय संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे। अप्रैल 1917 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में क्या भेजे दोस्तों, प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे जाते हैं और बृहत राजस्थान में शामिल होने में कोई अड़चन पैदा नहीं की, ठीक है। और जो है बीकानेर जो है बृहत राजस्थान में क्या हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। दिसंबर 1947 में बीकानेर संविधान एक्ट जनता के लिए प्रकाशित कर दिया जाता है और 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. पणिकर, कौन दोस्तों, के.एम. पणिकर ने निर्मात्री संविधान सभा में अपना स्थान ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा होती है जिसमें भारत के विभाजन का उल्लेख था, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। शार्दुल सिंह ने बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का क्या लिया दोस्तों, निर्णय लिया। तो आपको ये सारी चीज़ें बीकानेर के संदर्भ में दोस्तों ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम जैसलमेर में जन आंदोलन। किसमें दोस्तों, जैसलमेर में जन आंदोलन। एक ऐसा राज्य जहां जन चेतना का नितांत अभाव था, यानी कि दोस्तों जन चेतना का क्या था, वहां पर अभाव था, ठीक है। इसका मूल कारण यह था कि कम जनसंख्या थी। सबसे पहली बात तो कि जन चेतना का जो अभाव होने का जो मूल कारण क्या क्या है, तो कम जनसंख्या का होना। इसके अलावा अधिकांश मरुभाग, यानी कि जो अधिकांश जो है मरु क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि रेगिस्तानी भाग है, साधन का अभाव है। इसके अलावा संचार माध्यम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा राजा द्वारा जन आकांक्षाओं को दबाना, ठीक है। राजा के द्वारा जो है लोगों की जो है इच्छा को क्या करना, दबाना। तो यह भी क्या है दोस्तों, जो है एक तरीके से अभाव की श्रेणी में ही आता है। पहला समाचार पत्र जिसका नाम है दोस्तों विजय, 1920 में प्रारंभ हुआ। पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ होता है और 1932 में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन किया गया। तो यह जैसलमेर से संबंधित बातें हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखनी है। पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ होता है और 1932 में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन किया गया। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात है, आपको वो भी ध्यान रखनी है दोस्तों। वो क्या है, तो वह है दोस्तों सागरमल गोपा। इसको हम व्यक्तित्व में पढ़ेंगे, सागरमल गोपा जी को। निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा इनके द्वारा की गई थी दोस्तों। निरंकुश शासन के विरुद्ध, यानी कि दोस्तों राजा के द्वारा इतना अत्याचार किया जा रहा था, इसकी कोई सीमा नहीं थी। तो ये एक जो है अच्छे व्यक्तित्व में के धनी है, जो एक तरीके से जनता की जो है आवाज़ को इन्होंने की अनेक माध्यमों के द्वारा उठाई थी, ठीक है। तो निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति इनके द्वारा पैदा की जाती है। अपनी व्यथा का वृतांत बताया गया है। जयनारायण व्यास, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू को इनके द्वारा भेजा जाता है। अपनी जो है व्यथा का वृतांत किन को बताया है इन्होंने, तो जयनारायण व्यास जी को बताया, शेख अब्दुल्ला को बताया और जवाहरलाल नेहरू को बताते हैं। 4 अप्रैल 1946 को जेल में इनको जलाकर मार दिया जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 4 अप्रैल 1946 को जेल में जलाकर इनको क्या कर दिया जाता है, तो मार दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम मीठालाल व्यास की बात करें तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है, परंतु इसकी स्थापना जोधपुर में की जाती है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो जैसलमेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कहाँ की जाती है, तो उसकी स्थापना जोधपुर में की जाती है। कहाँ की जाती है, जोधपुर में की जाती है। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना का जो प्रयास किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो मीठालाल व्यास के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मेवाड़ में जन आंदोलन। कहाँ, मेवाड़ में जन आंदोलन। कहाँ पर, मेवाड़ में जन आंदोलन। अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा मेवाड़ में प्रजामंडल की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। इसके अलावा वहाँ के जो तत्कालीन पीएम है दोस्तों धर्म नारायण ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। जो प्रजामंडल था दोस्तों उसको जो वहाँ के तत्कालीन पीएम थे यानी कि प्रधानमंत्री धर्म नारायण थे, उसने क्या कर दिया, इनको गैर कानूनी घोषित कर दिया। किसको, मेवाड़ जो है प्रजामंडल को, ठीक है।
और माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ छोड़ने का आदेश दे दिया तथा वे अजमेर चले गए कहाँ चले गए? अजमेर चले गए तथा वहाँ से गतिविधियों का संचालन करने लगे। यानी कि दोस्तों गैरकानूनी घोषित कर देने के बाद में जो है माणिक्यलाल वर्मा जी है मेवाड़ छोड़ने का आदेश दे देते हैं और ठीक है धर्मनारायण जी वर्मा जी को मेवाड़ छोड़ने का आदेश दे देते हैं तथा जो वर्मा जी कहाँ चले जाते हैं? अजमेर चले जाते हैं और अजमेर से जो है क्या करते हैं दोस्तों? अपनी गतिविधियों का संचालन कहाँ से करते हैं? तो वह वे करते हैं अजमेर से। फरवरी 1939 में माणिक्यलाल वर्मा जी को देवली से, यानी कि देवली दोस्तों टोंक में पड़ता है, देवली से ज़बरदस्ती उठा लिया जाता है और मुकदमा चलाकर जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है। फरवरी 1941 में प्रजामंडल पर से प्रतिबंध हटा दिया जाता है और नवंबर 1941 में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन वर्मा जी की सभापतित्व में धूमधाम से होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसका पहला अधिवेशन ठीक है कब होता है? तो पहला अधिवेशन 1941 में होता है, नवंबर 1941 में। और प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन है उसका जो सभापति किसको नियुक्त कर दिया जाता है? तो वर्मा जी को नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। और प्रजामंडल से जो प्रतिबंध जो लगा था उसको हटा करके कब हटा दिया जाता है? तो फरवरी 1941 में हटा दिया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इस अवसर पर आचार्य JB कृपलानी तथा विजय लक्ष्मी पंडित भी कहाँ आती है? तो मेवाड़ आती है और खादी व ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन आते हैं यहाँ पर। तो आचार्य JB कृपलानी जो है मेवाड़ आती है, इसके अलावा विजय लक्ष्मी पंडित भी आती है। ठीक है, जो पहला अधिवेशन होता है उसमें कौन कौन आते हैं? तो JB कृपलानी आती है और विजय लक्ष्मी पंडित आती है। और खादी व ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का भी आयोजन होता है। बाद में मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना की जाती है तथा कार्यभार किसको सौंप दिया जाता है? तो मोहनलाल सुखाड़िया को सौंप दिया जाता है। तो मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का जो कार्यभार किसको सौंप दिया जाता है? तो मोहनलाल सुखाड़िया को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार भील, मीणा तथा आदिवासियों के कल्याण का कार्य बलवंत सिंह मेहता को सौंपा गया। भील, मीणा तथा आदिवासी के कल्याण का कार्य, ठीक है, जितनी भी जो है जनजातियाँ थी उनके कल्याण का कार्य किसको सौंपा गया दोस्तों? तो बलवंत सिंह मेहता को सौंपा जाता है। किसको सौंपा जाता है? बलवंत सिंह मेहता को सौंपा जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। पता नहीं दोस्तों कब कहाँ से क्वेश्चन बन जाए, तो आपको सारी चीज़ें जो है ध्यान रखनी है, एक बार पढ़ना है, कम से कम ध्यान रहे तो ठीक, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा, ज़्यादा भी नहीं रहेगा तो, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है। ठीक है। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। क्या चलाया? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो प्रजामंडल को फिर गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अगस्त 1942 में गांधी जी जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाते हैं तो प्रजामंडल को फिर गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है एवं समस्त नेताओं को गिरफ्तार क्या किया जाता है दोस्तों? समस्त नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। दिसंबर 1945 को मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया जाता है। तो आपको ये 7वां अधिवेशन ध्यान रखना है। कब होता है? तो दिसंबर 1945 को होता है। किसका? तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ होता है? तो उदयपुर में आयोजित होता है, जिसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और अध्यक्ष किसको बनाया? तो अध्यक्ष बनाया दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया जाता है। किसका? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन का। ठीक है, और कहाँ आयोजित होता है? तो उदयपुर में। तो ध्यान रखना है। महाराणा ने उत्तरदायी शासन की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मेवाड़ को नया संविधान दिया। यानी कि महाराणा ने, जो मेवाड़ के महाराणा थे, उन्होंने उत्तरदायी शासन की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मेवाड़ को नया संविधान दिया, जिसका प्रारूप KM मुंशी ने तैयार किया। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो संविधान का जो प्रारूप है, ठीक है, उसको किसने तैयार किया? तो उसने यह किया था दोस्तों KM मुंशी ने। किसने किया? KM मुंशी ने के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो सेकंड पार्ट था आज यहीं तक था। हम कल जो है तीसरे पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है,
तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यदि आप इनको तरीके से पढ़ते हो, तरीके से वीडियो को संपूर्ण देखते हो, तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि आपके एग्ज़ाम में जितने भी सवाल बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है दोस्तों इतना तो आप भी जानते हो कि 2-4% सवाल तो बाहर से आते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 2-4% सवाल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। तो आप निश्चिंत होकर इन क्लासों को आप लीजिएगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।